हेलो 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 जी, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। सो भाई, सब लोग क्या कैसे हैं? क्या सब लोग एकदम मचा रहे हैं? क्या सब लोग एकदम उड़ा रहे हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं oogenesis। आज हमारा 7th लेक्चर है, ठीक है। और इस 7th लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, oogenesis को आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। इसके पहले हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल को खत्म कर लिया है और उसके साथ हमने मेमरी ग्लैंड को भी खत्म कर लिया है। तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है oogenesis, ठीक है। सो आज हमें oogenesis के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम पास करे शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। यस, मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर गुरु परमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज बायो। सो क्या करेंगे? शुरू करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। सो टॉपिक है हमारा oogenesis, ठीक है। oogenesis आप किसे बोलोगे? ठीक है, oogenesis का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो प्राइमरी बात तो यही आती है कि oogenesis का मतलब क्या होता है। देखो, oogenesis बेसिक है। ऊ का मतलब होता है ओवम, ठीक है, ठीक है। ऊ का मतलब होता है ओवम, सही बात है सर। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बनना, फॉर्मेशन, ठीक है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। इसे ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन या फिर एग का फॉर्मेशन। तो सर ये बनता कैसे है, ये शुरू कैसे होता है, ये सब प्रोसेस चलती कैसे है, आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सर आप मुझे एक बात बताइए अभी कि ये जो oogenesis वाले प्रोसेस है, ये oogenesis वाले प्रोसेस स्टार्ट कब होती है? ये oogenesis वाले प्रोसेस अपना जो है क्या बोलते हैं उसे बिगिन कब करती है, ठीक है। अब बहुत ही मिसकंसेप्शन है यार कि देखो, अब जैसे हम इसे स्पर्मेटोजेनेसिस से अगर रिलेट करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपका मैच्योरिटी में या फिर जब हम प्यूबर्टी के एज में चले जाते हैं तब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन oogenesis का ऐसा नहीं है। oogenesis आपका जब जो फीमेल होती है, जब उसके मदर के वॉर्म में होती है तभी उसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब वो फीटल डेवलपमेंट पीरियड में होती है तभी उसका oogenesis स्टार्ट हो गया होता है, ठीक है ना? चौंकाने वाली बात, यस, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ठीक है। प्यूबर्टी में जस्ट उसका ओवुलेशन होता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। लेकिन जो ऊगुनिया होते हैं, जो प्राइमरी आई एम सॉरी, जो कि हाँ, जो कि ऊगुनिया होते हैं, वो ऊगुनिया आपके फीटल स्टेज में बन गए होते हैं वहां पर। और जो प्यूबर्टी में होता है बस वहां पर कुछ अपनी जो मियोसिस जो चल रही होती है वो बस कंप्लीट हो रही होती है, ठीक है। सो हमारा पहला पॉइंट यही मिल गया कि ये कब स्टार्ट होते हैं, ड्यूरिंग द फीटल, व्हाट यू कैन से, जब फीटल अपनी मदर की वॉर्म में होती है तब ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है। oogenesis start at embryonic development ऑफ फीमेल, ठीक है। जब उसका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तभी उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर oogenesis मतलब फॉर्मेशन है, रिलीज नहीं है। रिलीज को ओवुलेशन बोलते हैं। देखिए, फॉर्मेशन और रिलीज में बहुत ही डिफरेंस होता है। फॉर्मेशन मतलब बनना और रिलीज मतलब जो बना हुआ है उसका रिलीज होना, उसका निकलना, ठीक है। निकलने को हम ओवुलेशन बोलते हैं और बनने को हम oogenesis बोलते हैं। क्लियर है एकदम? यस। सो oogenesis स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। ये बात क्लियर है? हाँ। तो हमारी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि मिलियंस ऑफ oogonia, ठीक है, मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। मिलियंस ऑफ oogonia इस पीरियड में फॉर्म हो रहे होते हैं। क्लियर है? और फिर ऐसा कहते हैं, और हमारे एनसीईआरटी ये भी कहती है कि नो मोर oogonia आर एडेड, नो मोर oogonia are added after birth, आफ्टर चाइल्ड, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तब जो नए oogonia होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, नए oogonia बनते नहीं है। सर oogonia क्या है? ठीक है, आप कब से oogonia बोल रहे हो? तो oogonia क्या है? जैसे हमारे इसमें स्पर्मेटोगोनिया था जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा था, इसमें फीमेल में oogonia होते हैं जो कि ओवम का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं।
क्लियर है बात, एकदम क्लियर है, यस होनी चाहिए। ठीक है, सो अब ये भी कहते हैं, ठीक है, अब सो मेनी हमारे एनसीईआरटी ये कहते हैं कि सो मेनी ओगोनिया आर डीजनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी तक आते आते, ठीक है, बहुत सारे उगनियां डिजनरेट हो जाते हैं। तो सर बचते कितने हैं, ठीक है, ओनली 60K to 80K oogonia are remain in each ovary में बस 60,000 से 80,000 तक ओगोनिया बचे रहते हैं, बाकी के सारे कहाँ चले जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर है, यस ठीक है भाई, बहुत सारे ओगनिया डिजेनरेट हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, शायद किसी का बर्थडे चल रहा था, ठीक है, इसलिए वो पटाखे फूट रहे थे। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज द oogenesis। oogenesis से oogonia से ओवम कैसे बनता है, अब हम उस प्रोसेस को समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है और देखना है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप लिख लीजिए फिर, ठीक है भाई। तो चलिए अभी शुरू करते हैं oogenesis का प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ सकता है, डायरेक्ट बोल सकता है कि भैया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताइए oogenesis का, या फिर आपको स्टेटमेंट में या फिर पॉइंट वाइज में आपको लिखना होगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं oogenesis से, ठीक है, कि ये बोला जाता है कि प्राइमरी oocyte से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है इन द एग्जाम। क्लियर है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा oogenesis वाला पार्ट, ठीक है। सो देखिए oogenesis हमने पूरा डेफिनेशन वगैरह जान लिया। अब मान लो कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास हम ये बना रहे हैं, हम एक काम करते हैं, अलग पेन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये है आपकी क्या, मान लो कि आपकी oogonia है, ठीक है, ये क्या है oogonia, ठीक है, ये क्या है आपकी oogonia है। क्लियर है, ये क्या है oogonia है। oogonia में आपका इसका ये जो है, ठीक है, ये है oogonia। अब oogonia में क्या होता है, ठीक है, अब oogonia में क्या होता है आपका, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। oogonia में क्या होता है, oogonia में होता है आपका फर्दर माइटोसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्दर माइटोसिस होगा। क्लियर है, माइटोसिस होने के बाद बहुत से सारे, जैसे देखिए स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है, सेम यहाँ पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने बना लिया है, मान लो इसमें माइटोसिस हो गई है, और माइटोसिस होने के बाद यहाँ पर बन गया है आपका क्या, एक प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये क्या बन गई है आपकी प्राइमरी oocyte बन गई है। क्लियर है इतना, इस पर क्या बन गई है आपकी प्राइमरी oocyte बन चुकी है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है भाई, यस। सो देखो ये क्या है, oogonia है। अब oogonia में क्या होगा, फर्दर हमने बोला कि माइटोसिस होती है। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये क्या बन गई आपकी प्राइमरी oocyte बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई आपकी प्राइमरी oocyte बन गई, ठीक है, हम लेबलिंग बाद में करते हैं। तो ये बन गया आपकी प्राइमरी oocyte। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte होती है, अब ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर चली जाती है। सर मतलब कैसे, अब इसके ऊपर ही आपका प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ऐसा बन जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा कुछ प्राइमरी फॉलिकल आपका बन जाता है, ठीक है, ये अंदर है, इसके अंदर है प्राइमरी oocyte आपकी, ठीक है, ये जो चल रही है ये है आपकी प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte अभी भी अंदर ही है, जो मैं रेड पेन से बता रहा हूँ प्राइमरी oocyte है, और इसके ऊपर क्या बना है, ये बना है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये क्या बना है आपका प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ है। अब प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है,
अब फॉलिकुलर सेल्स की लेयर बढ़ना शुरू हो जाती है, या फिर ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सर कैसे होती है, जरा आप समझाएंगे? जरूर समझाएंगे भैया। ठीक है, ये अब तक आपकी चल रही है कि प्राइमरी oocyte, ठीक है, जो हम रेड कलर से बना रहे हैं ये है आपकी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के ऊपर हमने क्या बनाए थे, एक प्राइमरी आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बोलो भाई। ठीक है, कुछ हमने ऐसा बनाया था ना? हाँ सर बनाया था, बिल्कुल बनाया था। ठीक है, हमने वैसा बनाया था, क्लियर है? यस, इस प्राइमरी oocyte को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी की हमें कुछ जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ठीक है, ये है आपकी क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये है आपकी प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर है? यस। अब इस प्राइमरी फॉलिकल पर क्या होगा, इस प्राइमरी फॉलिकल पर अब फॉलिकुलर सेल्स अराइज होना शुरू हो जाएंगे। इस पर ग्रैनुलोसा सेल्स की कुछ ऐसी लेयर बननी शुरू हो जाएगी। हम अलग पेन से दिखा लेते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बन रही है क्या आपकी ये ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल पर नहीं थी क्या सर? थी। ठीक है, कुछ ऐसी ही थी। ठीक है, कुछ ऐसे लेयर थी। इस पर और ज्यादा होगी। ठीक है, इस पर और ज्यादा होगी, 2 से, ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 4 भी हो सकती है। तो सर हमने ये क्या बनाई, ये तो हमारी सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल। अब ये बन गई है हमारी क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर है? ये क्या बन गई है हमारी, सेकेंडरी फॉलिकल बन चुकी है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, नो डाउट। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमने नीले कलर से बनाया है, ये है आपके क्या, फॉलिकुलर सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। और इन फॉलिकुलर सेल्स का और एक नाम होता है ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स, क्लियर है? सर इनका काम क्या है, ये इनका काम है ईस्ट्रोजन को सीक्रेट करना। ये क्या सीक्रेट करते हैं, ईस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रहे होते हैं। अब ये जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, या प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, यही टर्शरी फॉलिकल में आपका कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं आपका क्या, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, यस सर बना लीजिए, कोई डाउट नहीं है। तो हमने यहाँ पर बना लिया ऐसा एक एरो, और इस एरो पर अब हम बना रहे हैं आपकी ये वाली। ठीक है, कुछ ऐसा। और बस आप भी हमारे साथ साथ बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये हमने बना लिया है। सर क्या इस पर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होगी? ऑफ कोर्स होगी। ठीक है, इस पर भी हम ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर जो है वो लगा देते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे हम यहाँ पर इसके ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर जगह नहीं है इसलिए हमने इतना ही लगाया है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है। सर क्या, इसमें डेवलप हो जाता है आपका एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज द एंट्रम। ठीक है, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसका नाम होता है क्या, एंट्रम। ठीक है, एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो सर आप मुझे एक बार बताइए, क्या है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, हम यहाँ पर अभी तक अगर आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, सो ये है प्राइमरी oocyte। हम यहाँ पर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte चलते जा रही है। यहाँ पर भी प्राइमरी oocyte ही है। अब ये जो हमने बनाया है ये है अर्ली स्टेज का डायग्राम। ठीक है, अर्ली वाला डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, हमारे एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि टर्शरी फॉलिकल में ही मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्शरी फॉलिकल में आपकी मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। मतलब यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि इसमें प्राइमरी oocyte भी मिलता है और सेकेंडरी oocyte भी मिलता है। सर कैसे? क्योंकि इट इज द साइट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। सर मियोसिस 1 कैसे? इसमें तब तक क्या हो रहा था अभी समझाऊंगा, जब मैकेनिज्म पूरा समझाऊंगा तब। ठीक है, लेकिन बस आपको अभी इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है आपका, इसमें हो जाता है आपका मियोसिस 1। तो सर लेकिन मियोसिस 1 में इतना टाइम क्यों लग गया, अभी बताता हूँ किसके लिए, किसकी वजह से लग गया। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर अब हम इसकी अर्ली स्टेज, मतलब इसके बाद वाली स्टेज को बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अभी इसमें प्रेजेंट होगा आपका 2 सेल्स। ठीक है, जो हम यहाँ पर नीला कलर से बना रहे हैं, एक ये वाला और एक छोटा सा वाला, ये वाला। ठीक है, सर क्या एंट्रम रहेगा? जरूर रहेगा। ठीक है, एंट्रम रहेगा, जरूर रहेगा। सर क्या ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर रहेगी? जरूर रहेगी। ठीक है, ये रही, मान लो कि आपकी क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। क्लियर? यस।
क्लियर है इतना? एकदम परफेक्ट है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यस। अब आगे, अब ये है आपका लेट स्टेज वाले स्टेज, ठीक है। अब ये जो हमने बनाया है ये वाला, ये है आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है और ये है आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये इतना डिले क्यों हुआ अभी समझाता हूँ। ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका प्राइमरी oocyte था, जो आपका प्राइमरी oocyte था वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अटक गया था। सर मतलब इसका टेम्पररी अरेस्ट हो गया था, इसकी वजह से इतना कांड हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो आपका प्राइमरी oocyte था ये टेम्पररीली अरेस्ट हो चुका था प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये टेम्पररी अरेस्ट हो चुका था, ठीक है। सो इट इज अरेस्टेड, ठीक है, टेम्पररीली अरेस्टेड, इट इज टेम्पोररी अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 के ये प्रोफेज 1 में टेम्पररीली अरेस्ट हो चुका था, ठीक है। अब ये अरेस्टेड है तो प्राइमरी फॉलिकल जो आपके प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte ऐसे ही चलती है। सर कब तक चलती है? जब तक प्यूबर्टी नहीं आ गई, जब तक ओवुलेशन का टाइम नहीं आ गया, ठीक है। मतलब 13 साल तक ये अरेस्टेड थी, समझ लो, बिना गुनाह किए अरेस्टेड थी। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया क्या भाई? एकदम। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आपकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड इन टर्शरी फॉलिकल, इसलिए हमारे एनसीईआरटी के थे कि इसमें दोनों भी सेल्स आपके देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल्स एंड प्राइमरी oocyte and secondary oocyte are also seen in tertiary follicle। टर्शियरी, भैया जरा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, गलत हो सकती है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte पे देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। क्या क्लियर है एकदम? और बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर है, होना चाहिए। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये हमने लेट वाला डायग्राम बनाई है मेरे मित्रों, ठीक है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने लेट वाली बात बनाई है। अब ये क्या होता है आपका, अब ये होता है आपका टर्शियरी फॉलिकल, अब आपका कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में, जो कि एक फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं आपका क्या, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। हमने यहाँ पर बना लिया है आपका ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो हम बनाए हैं नीले कलर से, ये है आपकी क्या, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। और इस जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी आपकी डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी इज डीजनरेटेड, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी इज डीजनरेटेड। सर कैसे? देखो भाई, अगर आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अगर पता है तो उसमें मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बनते हैं, ठीक है। फिर वो 2 सेल्स मियोसिस 2 में जाते हैं और उन 2 सेल्स के 4 सेल बनते हैं, ठीक है। आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन पता होना चाहिए कि मियोसिस 1 से 2 सेल कैसे बने। पहली सेल बनी आपकी सेकेंडरी oocyte और सेकेंड सेल जो बनी आपकी वो थी फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि क्या हो जाती है, बाद में डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा बोलते हैं कि इसमें आपका लो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें क्या होता है, लो साइटोप्लाज्म होता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। अब हम यहाँ पर बस क्या ले रहे हैं आपका, यहाँ पर बस हम ले रहे हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte सर के एंट्रम होगा, जरूर होगा, ठीक है। हम यहाँ पर एंट्रम भी बना देते हैं, चलिए भैया बना दिया। अब इसके ऊपर हमने सर ग्रैनुलोसा सेल्स बनानी है, अच्छा चलो फिर बना देते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स भी, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स भी बना देते हैं। अब इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे एनसीईआरटी ये कहती है, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी ये कहती है
कि अब सेकेंडरी oocyte पर आपके जोना पैलिसोडा की लेयर बनना शुरू हो जाती है। मेरी बात में आई रिपीट, ठीक है, जोना सेकेंडरी oocyte पर जोना पैलिसोडा की लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर बना लेते हैं क्या, जोना पैलिसोडा की लेयर कुछ ऐसे तरीके से, जो मैंने रेड कलर से बनाई है ये है क्या आपकी जोना पैलिसोडा की लेयर। ठीक है, ये क्या है आपकी जोना पैलिसोडा की लेयर है, इसके अंदर है उसका प्रेजेंट उसका न्यूक्लियस। क्लियर? अब ये क्या होता है, अब ये आपका ओवम पूरा तैयार है। अब हम इसको ओवम की जगह अगर हम सेकेंडरी oocyte बोले तो बहुत ही अच्छा है। वैसे एनसीईआरटी ने दोनों नाम दे रखे हैं, सेकेंडरी oocyte भी और ओवम भी, दोनों बोला तो भी चलेगा, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इज सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? यस। अब ये पूरा का पूरा आपका मैच्योर फॉलिकल है। ठीक, ये क्या है, पूरा का पूरा मैच्योर फॉलिकल है, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल है। सर अब ग्राफियन फॉलिकल का आगे कुछ हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। क्या हो सकता है सर? अब ये आपका मान लो कि यहाँ से अभी ओवम आपका रिलीज हो गया। ठीक है, मान लो कि यहाँ से आपका ओवम जो है वो ओवम आपका रिलीज हो गया। ठीक है, ओवम रिलीज हो गया मान लो, या फिर सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो गया, दोनों एक ही बात है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। मान लो कि जो ओवम है अब वो रिलीज हो गया, तो अब ये जो खाली पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, अब ये तो शादी का वेट नहीं करेगा, ये तो अभी शादी करने के लिए उधर बैठा नहीं होगा। अब क्या करेगा, ये भी डिजेनरेट हो जाता है बेचारा। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक काम करते कुछ ऐसा हाबड़ कोबड़ी बना देते स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जो कि बस डिजेनरेट होने की कगार पर ही होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, येलोइश स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, येलोइश स्ट्रक्चर होता है, येलोइश स्ट्रक्चर, येलोइश कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। आपने इसका नाम सुना हुआ है, इसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड सम एस्ट्रोजन, सम एस्ट्रोजन। ठीक है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करने का काम कर रहा होता है। सर फॉलिकुलर सेल्स का काम क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स आपका एस्ट्रोजन सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, सीक्रेट एस्ट्रोजन, सीक्रेट एस्ट्रोजन ये सीक्रेट करने का काम कर रही होती है। ठीक है, सो अब इस पर हार्मोनल एक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्मोनल एक्शन, कि कौन सा हार्मोन किस पर एक्ट करता है। क्लियर है एकदम? यस। सो देखो भाई, सबसे पहला हमारी जिंदगी में हार्मोन आता है वो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भैया नाम से ही क्लियर है, एफएसएच। फॉलिकुलर मतलब किस पर काम करेगा, फॉलिकल्स पर काम करेगा, टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। ठीक है, एक्ट ऑन, ठीक है, एक्ट्स ऑन follicles to secrete estrogen। सर एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन का काम होता है क्या, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बता देता हूँ, एस्ट्रोजन का काम होता है जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल इसकी लेयर होती है, ये उसे बनाने का काम कर रहा होता है। सर तो हमने तो ऐसा सुना था कि प्रोजेस्टेरॉन भी तो उसे मेंटेन करता है। भाई वो मेंटेन करता है, बनाता नहीं है। बनाता एस्ट्रोजन है, मेंटेन करने का काम आपका प्रोजेस्टेरॉन का होता है। क्लियर है मेरे बंधु, मेरे दोस्त? ठीक है, फिर आता है आपका एलएच। ठीक है, एलएच ये क्या करता है, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम पर एक्ट करता है और ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, एक्ट्स ऑन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, या फिर एक्ट्स ऑन कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर ये फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कॉर्पस ल्यूटियम के। ठीक है, फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कॉर्पस ल्यूटियम के, टू सीक्रेट व्हाट, टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करने के लिए। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर एकदम? यस। तो ये है पूरा का पूरा। सर क्या कॉर्पस ल्यूटियम भी किस में जा रहा होता है? हाँ, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी आपका एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, वो बहुत ही अब डिजनरेट होने के कगार पर कुछ ऐसा हो रहा होता है। ये एक व्हाइटिश कलर होता है। ठीक है, व्हाइटिश स्ट्रक्चर होता है, व्हाइटिश, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, कॉर्पस
एल्बिकेंस, जिसको हम कॉर्बोस एल्बिकेंस बोल रहे होते हैं। एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस है ये है आपकी oogenesis वाली प्रोसेस। ये क्या है? oogenesis वाली प्रोसेस है। पूरी की पूरी जितने भी आपको प्रोसेस दिख रही है, जितना भी हमने यहाँ पर लिखा है, ये आपकी oogenesis वाली प्रोसेस है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस दुनिया से थोड़ा सा ऐसा जो हमने बनाया है, इस दुनिया से हम इसे थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यस, क्या इतना क्लियर है? ये जो पूरे का पूरे जो आपको इवेंट दिख रहे हैं, ये है आपकी oogenesis के इवेंट। ये क्या है? oogenesis के इवेंट है। क्या यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को, किसी भी मेरी बहन को क्या इसमें डाउट है? ठीक है, किसी भी मेरे बंधु को, किसी भी मेरी भगिनी को यहाँ पर कोई डाउट है? अगर डाउट है तो भैया प्लीज पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ट्रोल मत करना। ठीक है, यस। सो देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु सुपरफास्ट की तरह यहाँ पर इसको रिपीट कर लेते हैं, तो सुनिएगा। उगुनिया है, उगुनिया से प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या बनता है? आपका प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल आपका सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है। उस पर कुछ ऐसे मोर ग्रैनुलोसा की लेयर्स आपकी चढ़ रही होती है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये होता है आपका टर्शरी फॉलिकल। हम यहाँ पर नाम देना भूल गए। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल ये आपका बन गया। ठीक है, और एक बात तो छूटी गई यार, इस पर थीका सेल्स भी बन जाते हैं। ठीक है, हम बना देते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे थीका सेल्स भी बन जाते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे थीका सेल्स भी इसमें बन जाते हैं। ठीक है, कुछ थीका सेल्स भी बन जाते हैं, हम नाम देना भूल गए, सॉरी। ठीक है, ये है आपका इनर एंड आउटर थीका, इनर इंटरनल एंड एक्सटर्नल थीका, एक्सटर्नल थीका। ठीक है, कुछ थीका सेल्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद यहाँ पर आपका सेकेंडरी oocyte बन जाता है, क्योंकि इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 1 कब कंप्लीट होती है? प्यूबर्टी के वक्त। लेकिन प्रोफेज 1 में वो कब अटक जाता है? बर्थ के बाद। क्लियर है? जब तक प्यूबर्टी ना आती तब तक वो प्रोफेज 1 में अटका ही रहता है। क्लियर है? यस, हमने यहाँ पर लिखा है विच इज टेम्पररी रेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। क्लियर है? तो यहाँ से आपका ओवम जो है, ठीक है, अब टर्शियरी फॉलिकल से आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जो कि एक मैच्योर फॉलिकल है, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से आपका ओवम जो है वो रिलीज हो गया। अब ये ओवम आपका रिलीज होने के बाद आपका येलो स्ट्रक्चर में बन जाता है, दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम विच सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, और यहाँ यही आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक व्हाइटिश कलर के कॉर्पस एल्बिकेंस में आपका कन्वर्ट हो जाता है या फिर उसमें चले जाता है। क्लियर है? तो ये है पूरी की पूरी आपके oogenesis वाली प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड इन द टर्शियरी फॉलिकल। हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte आर आल्सो सीन इन द टर्शियरी फॉलिकल्स, क्योंकि मियोसिस 1 अगर उसमें कंप्लीट हो रही है तो उसमें दोनों के दोनों फॉलिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट है। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, कैसे बनती है? फ्लो चार्ट बनाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है क्योंकि इसके पास लो साइटोप्लाज्म होता है इसके कारण। ठीक है, तो फिर ज्यादा साइटोप्लाज्म किसके ऊपर होता है? ज्यादा साइटोप्लाज्म आपका इसमें होता है, सेकेंडरी oocyte में होता है। तो क्या मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो, देखिए मैंने उसके स्पर्मेटोजेनेसिस के अगले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो वो लेक्चर आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही बताई है। ठीक है, मैंने बोला था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो इक्वल प्रोसेस होती है। ठीक है, उसमें इक्वल माइटोसिस होती है, उसमें इक्वल सेल्स बनते हैं, उसमें इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अनइक्वल सेल्स बनते हैं। देखो दिख गया ना, इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी में लो साइटोप्लाज्म और सेकेंडरी oocyte में बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। सर बहुत सारा साइटोप्लाज्म की क्या जरूरत है? देखो भाई, पूरे के पूरे कर्मकांड इसमें ही होने हैं, तो अब अगर इसमें सारे के सारे कर्मकांड होने ही वाले हैं, इसमें ही फर्टिलाइजेशन होने वाली है, इसमें जो सेकेंड माइटोसिस है आपके, सॉरी सेकेंड मियोसिस है वो भी इसी में खत्म होने वाली है, तो भैया इसको कुछ माल पानी तो चाहिए ना, इसको थोड़ा सा माल पानी तो चाहिए ना मेरे भाई। तो इसी कारण ये सब में इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म का जो बल्क होता है वो किस में ज़्यादा होता है? सेकेंडरी oocyte में प्रेजेंट होता है। और हमारे एनसीईआरटी ये कहते हैं कि सेकेंडरी oocyte के ऊपर आपका ज़ोना पेलोसिडा की लेयर बनती है। क्लियर है? और उसके ऊपर भी एक, जब हम ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, तब तक आप इसे छाप लीजिए।
ठीक है भाई, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम बना लेते हैं। ठीक है, कि ओवम दिखता कैसे है, उसका शक्ल, उसका हुलिया कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो चीज़ CID वालों को देना है भैया। ठीक है, फिर वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब ये जो हम बना रहे हैं, ये रहा हमारा गोला। ठीक है, और ये रही हमारी बैट। कुछ यहाँ पर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं भैया। ला 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 ला, छम 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 छम। सर आपका फिर से ग्रैनुलोसा सेल्स बना रहे हो क्या? नहीं भैया, ग्रैनुलोसा सेल्स ये नहीं है, ये कुछ अलग है। सर क्या अलग है? देखिए अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप ही बोलोगे सर क्या बात है, सर क्या बात है सर, आप ही खुद ऐसा बोलोगे। ठीक है, 10 मिनट, बस 2 मिनट दीजिएगा, बस 2 मिनट। ठीक है ना, चाहे तो आप टाइमर लगा सकते हो, बस 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, यस। वैसे हमारा आधा से ज़्यादा तो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया आपका ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओवम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका क्या, ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपकी ज़ोना पैलुसिडा की लेयर। ठीक है, ये क्या है आपका ज़ोना पैलुसिडा की लेयर। इसमें है आपका उसका न्यूक्लियस। ठीक है, मस्त वाला बैठा हुआ है। ठीक है, बिना किसी का टेंशन लिए। ठीक है, मस्त पे कैसा बैठा हुआ है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ज़ोना पैलुसिडा है। ये क्या है आपकी, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये है आपका कोरोना रेडिएटा। भैया ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है भाई, ये जो आपको ब्लैक फैलियर वाले जो दिख रही है, ये है आपकी ऊलेमा। ठीक है, बस इतना ही, इतना ही, बस आपको इतना ही ये देखना है। यही है आपका ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक है, यही क्या है आपका ओवम है। ये क्या है, ओवम है। और ये आप इसे मान लीजिए कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। आया क्या समझ में? बस यही है आपका ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी लेयर कौन सी है और सेकेंडरी लेयर कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी लेयर कौन सी है और सेकेंडरी लेयर कौन सी है। प्राइमरी लेयर आपकी ज़ोना पैलुसिडा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है भैया, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में मुझे बोलना मत कि ये भाई ने इसने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, और सेकेंडरी लेयर कौन सी होती है आपकी, कोरोना रेडिएटा होती है। ठीक है, बाद में मुझे बोलना नहीं भाई। ठीक है, पहली प्राइमरी लेयर होती है ज़ोना पैलुसिडा, सेकेंडरी लेयर होती है क्या आपकी, कोरोना रेडिएटा। मतलब पहले कौन बनती है, ज़ोना पैलुसिडा बनती है, फिर बाद में कौन बनती है आपकी, कोरोना रेडिएटा बनती है, जो कि एक सेलुलर एग्रीगेशन है, लूजली पैक होते हैं ये। ठीक है, ये क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर और एक कुछ ऐसा अगर एडिशनल देखा जाए तो इस पे ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर्स है, जो कि फर्टिलाइजेशन के वक्त हेल्प कर रहे होते हैं, एक्रोसोम को चिटकने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लीजिए फिर। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो मान लो कि सबसे पहले ये क्या है आपकी oogonia है। ये क्या है, oogonia है। ठीक है, oogonia। ठीक है, oogonia में क्या हुई, माइटोसिस हो गई। उसके में क्या हो गई, माइटोसिस हो गई। माइटोसिस के बाद इसमें आपका क्या बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया आपका प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte में फिर क्या हुआ आपका, प्राइमरी oocyte में हुआ मियोसिस 1। मियोसिस 1, मियोसिस 1 से 2 रिजल्ट निकले। ठीक है, पहला बना आपका सेकेंडरी oocyte, और फिर बना एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद सेकेंडरी oocyte में फिर से आपको मियोसिस 2 देखने के लिए मिलेगा। मियोसिस 1 अगर हो चुका है तो मियोसिस 2 भी तो होगा ना मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें मियोसिस 2 होता है, और इसमें एक बनता है और एक स्ट्रक्चर, और इसमें बनता है और एक छोटा सा स्ट्रक्चर। ये होता है ooted। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, सेकेंड पोलर बॉडी होता है। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये हम फर्टिलाइजेशन के वक्त पढ़ेंगे।
ये हम फर्टिलाइजेशन के वक्त पढ़ेंगे। ये भी अरेस्ट हो जाता है भैया, पता है आपको, ये भी अरेस्ट हो जाता है, समझ लो। देखो सर ये अरेस्ट किस में होता है, ये अरेस्ट होता है अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, ठीक है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है भैया। सर मतलब कितना अत्याचार है, आप देख रहे हो सर, देख रहे हो कि इस पर कितना अत्याचार हो रहा है, तो बिना गुनाह के अरेस्ट कर दो, ये क्या बात है, ठीक है। लगता है यार FIR दर्ज करना पड़ेगा भैया, बहुत ही गंभीर मामला है, ठीक है। तो कृपया आप मेरा साथ दें इसके बारे में, ठीक है। आप हमेशा बोलें कि भैया ओ हम तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस ऐसा ही बोलना है, ठीक है। सर ऊटी ये कब होता है, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ये होता है जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जस्ट बिफोर फ्यूजन ऑफ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हो चुकी होती है, मतलब हम वहां पर पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट न्यूक्लियस मेल एंड फीमेल गैमेट पूरा ही लिख लेते हैं, फीमेल गैमेट न्यूक्लियस के वक्त। अब इसके हम प्लॉइडी लेवल चेक करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओगुनिया की प्लॉइडी लेवल होती है 2n, डिप्लॉइड होता है। माइटोसिस के बाद में प्राइमरी oocyte की भी कितनी होती है, डिप्लॉइड होता है। सेकेंडरी oocyte की हो जाती है हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हो गई, इसके भी क्या हो जाती है, हैप्लॉइड। मियोसिस टू आपकी इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो इसकी भी रही हैप्लॉइड और इसकी भी रही हैप्लॉइड। सर सेकेंड पोलर बॉडी का क्या हो जाता है, ये भी डिजेनरेट ही हो जाती है, ये भी आपकी डिजेनरेट हो जाती है, ये डिग्री नहीं है, डिजेनरेट है, ये भी डिजेनरेट हो जाती है, क्लियर है। तो फिर मेन कौन है, सब में सबसे मेन है ये, जो कि फर्टिलाइजेशन कर रही होती है। और सबसे बकवास भी ये है, क्योंकि इसी को बाहर फेंकते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, और लेकिन अगर इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई तो बल्ले बल्ले इसका हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो बल्ले बल्ले उसका नहीं होता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे बना लीजिए, NCERT में वैसे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसे बना लीजिए, ठीक है। सो चलिए फिर बना लीजिए, ठीक है, आई होप बनाने होगा। तो आप मुझे अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, आप मुझे एक बात बताइए कि अब ये इक्वेशनल डिवीजन हुई कि अनइक्वेशनल डिवीजन हुई, इक्वल डिवीजन हुई कि अनइक्वल डिवीजन हुई, ऑफ कोर्स अनइक्वल डिवीजन हुई, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि oogenesis इज अनइक्वल डिवीजन, ये क्या होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है। और आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे डिवीजन होती है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी कैसे होती है, इक्वल डिवीजन होती है, क्या होती है, इक्वल डिवीजन होती है, और ये अनइक्वल डिवीजन होती है। आप इसे हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बनाना चाहूँगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, कृपया आप इसे सॉल्व कर ले। मुझे एक बात बताइए कि अब एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे थे, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे थे, और एक ओगोनिया से एक ही ओवम बन रहा है, समझ लो, यस। तो आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि 25 स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड, कितने स्पर्म फॉर्म होंगे 25 स्पर्मेटोगोनिया से। एक बात बताइए कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे थे, हाँ सर, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे थे, तो 25 स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, इंटू 4 कर दीजिए, मतलब 100 स्पर्म बनेंगे, मतलब 100 स्पर्म बनेंगे 25 स्पर्मेटोगोनिया से। अगर मैं यही क्वेश्चन oogonia के लिए पूछो तो, ठीक है, 25 oogonia के लिए कितने ओवम बनेंगे, oogonia, तो अगर एक ओवम बन रहा है तो 25 से कितने बनेंगे आपके, 25 ओवम बनेंगे, ये क्वेश्चन आता है। सेम डिक्टो डाटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होगा, यही पूछेगा कि 25 पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है, या फिर मैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है 25 माइक्रोस्पोरेंजियम से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, और 25 मेगास्पोरेंजियम से कितने मेगास्पोर या फिर कितने फीमेल गैमेट बनेंगे। यही आपसे डिक्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न है, सेम पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो भैया फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है मतलब आता है, ठीक है। और
इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन वो आज के लेक्चर में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम वो अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता दूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे पिछले 10 साल में 14 सवाल पूछे गए हैं। मतलब समझ रहे हो, 1 या 2 सवाल मेंस्ट्रुअल साइकिल से हर साल आता है, मतलब आता है। 1 सवाल तो मिनिमम आता है, मतलब आता है। अगर पूरा रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से सवाल पक्का होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपको पॉकेटेड मार्क्स, अगर आपको 4 मार्क्स पॉकेट में चाहिए, ठीक है, तो आपको उस पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आप उसमें दिक्कत क्या होगी ज़्यादा, ठीक है, देखो उसमें एक ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट ग्राफ आ जाता है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए बताइए कि ईस्ट्रोजन का पीक कहाँ पर होगा या फिर एलएच का पीक कहाँ पर होगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि एलएच सर्च क्या होता है या फिर ओवुलेशन को कौन इंड्यूस कराता है। हालांकि हमने यहाँ पर आज लिख लिया कि ओवुलेशन को एलएच इंड्यूस कराता है, लेकिन हम वहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हार्मोनल फीडबैक समझना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है मेरे प्यारे बंधु, ठीक है। मैंने देखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है हार्मोन का मैकेनिज्म समझना, तो हम उसे भी एकदम गर्दा गर्दा समझने वाले हैं और उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, समझ रहे हो। ये था आपका oogenesis वाला लेक्चर आज का, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वैसे ही कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है, आप उसमें बता सकते हैं या फिर आप उसमें टाइप करके एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि हम जितने भी लेक्चर ले रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा, आपको यही पता चलेगा कि यार सच में, यार मतलब सच में कि पीवाईक्यू अगर आपसे सॉल्व हो रहा है ना, मतलब आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो एकदम सही है, एकदम सही आप इसमें पढ़ रहे हो। क्लियर है, यस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया आप इसे मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तब तक के लिए थैंक यू। और एक आपसे रिक्वेस्ट थी, ठीक है, एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कि देखिए चैनल का, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस पता होगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि आपको पता है कि हमारे लेक्चर में कितनी भौकाली मज़ा आती है, ठीक है, हमारे लेक्चर में कितना मज़ा आता है, हम कंसेप्ट को कितना ईजी कर देते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। सो कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है गुरुज बायो, इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा चैनल का जो ग्रोथ है वो जल्दी से बढ़े। और आज के लिए इतना ही, और कृपया इस चैप्टर के, ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, ठीक है, मैं आपको यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चैप्टर, ठीक है, सबका फेवरेट चैप्टर आपको पता है, लेकिन इसमें ट्रोल बहुत ही किया जाता है, ठीक है, इसमें जो है बहुत ही बोला जाता है, ठीक है, या फिर टीचर की ली जाती है, तो या फिर उसकी इज्जत निकाली जाती है, तो कृपया प्लीज़ ऐसा मत करें, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत ही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। कृपया आप ऐसे कुछ भी उटपटांग मैसेज कृपया कमेंट सेक्शन में मत कीजिए, ठीक है, ये आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए मजा आते ही रहेगा, और आगे के लेक्चर में आने वाला है, अगले 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है, और हम अगले चैप्टर का पढ़ेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक मचाते रहिए, उड़ाते रहिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। बोलो जय माता दी एनसीईआरटी की, ठीक है, बोलो जय एनसीईआरटी, ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।